नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज की लाइव क्लास में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। जो महामैराथन रखा गया है, इसका तात्पर्य ये है कि कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। महामैराथन जो क्लास है बाल मनोविज्ञान की, इसमें कंप्लीट सभी प्रश्नों को टारगेट किया गया है, ठीक है। और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक बार जो भी प्रश्न आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे उसे तुरंत लिखिएगा, ठीक है। और उसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर तुरंत इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बाद में सेव करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बता दें कि 2 दिन जो क्लास नहीं चली है, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर बीच में आप लोगों की जो मैराथन क्लास के नोट्स थे उसे तैयार किया जा रहा था, ठीक है। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। और इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि एकदम वायरल कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। पहला हमारा टॉपिक ये करा है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। सभी लोगों को पता है कि बच्चे जो होते हैं समस्या आने के बाद ही सोचते हैं, ठीक है। समस्या आने के बाद ही बच्चे सोचते हैं और उसके अनुसार उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। समस्या आने पे बालकों के समक्ष उद्देश्य होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, मानसिक क्रियाएं एक्टिवेट होनी चाहिए और समस्या होनी चाहिए और प्रत्यक्षीकरण का चित्र होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं कैसे सोचते हैं, तो याद रखिएगा चिंतन के द्वारा ही बालक सोचता है, ठीक है। अब यहाँ उद्देश्य का तात्पर्य ये है कि उसका लक्ष्य कोई हो, ठीक है। लक्ष्य कोई हो, निर्धारित हो, इस आधार पर बालक चिंतन करेगा। फिर इसके बाद चेतना यानी उसके मन में चेतना यानी जागृत हो, वो कार्य करने के लिए तभी बालक कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए मानसिक क्रियाओं के द्वारा कर सकता है, यानी अपने सोच के द्वारा उस समस्या का समाधान कर सकता है और समस्या उसके समझ से प्रस्तुत हो। प्रत्यक्षीकरण यानी देखकर, उसे चित्र को देखकर बालक समस्या को हल कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, तो बच्चे हमेशा समस्या आने के बाद ही चिंतन करते हैं, ठीक है। उसके समझ जो उद्देश्य एक लक्ष्य हो, चेतना हो यानी जागृत, उसे एक वो सक्रिय हो और यहाँ पे मानसिक क्रियाएं उसकी मानसिक क्रियाओं द्वारा सोचकर उस समस्या का हल कर सके, ठीक है। समस्या का हल कर सके और प्रत्यक्षीकरण उसकी समझ से प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं हमारा यहाँ पे अगला चैप्टर क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चिंतन के तत्व क्या क्या हैं। चिंतन के जो तत्व हैं पहले याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, ये 5 चिंतन के तत्व हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि चिंतन के तत्व कितने हैं। तो चिंतन के जो तत्व हैं ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है चिंतन के तत्व में हमारा क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा चिंतन के तत्व में प्रत्यक्षीकरण आएगा, विचार आएगा, वस्तु आएगी, चिन्ह आएगा और यहाँ पे आएगा भाषा, ठीक है। अब देखिए बालक जो होता है चिंतन के तत्व में कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करता है, यानी समस्या आने के बाद चिंतन कैसे करता है। यहाँ पे देखिए बिना समस्या के चिंतन नहीं हो सकता। तो अगर समस्या बालक के समझ प्रस्तुत होती है तो बालक क्या करेगा, ठीक है। एक बच्चा है, उसके समझ अगर कोई समस्या प्रस्तुत हो रही है तो वो क्या करेगा, तो पहले वो प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण उसे देखेगा, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण करेगा, फिर उसके बाद विचार करेगा, उस पर देखने के बाद विचार करेगा, फिर इसके बाद वस्तु क्या है उस पर सोचेगा, फिर इसके बाद चिन्ह उसका संकेत क्या है, उसकी जो सॉल्व करने का संकेत ढूंढेगा उसमें कैसे उसे हम संकेत कर सकें। फिर दूसरों के समस्या अगर रखेगा वो समस्या, तो उसकी भाषा यानी बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, जो चिंतन के तत्व हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है हमारा विचार, तीसरा है हमारा वस्तु और चौथा है हमारा चिन्ह और पांचवा है हमारा भाषा, ठीक है। याद रखिएगा चिंतन के 5 तत्व होते हैं, प्रत्यक्षीकरण, विचार, वस्तु, चिन्ह और भाषा, ठीक है। बालक देखकर समस्या को सॉल्व करेगा विचारों द्वारा, यानी उस पर विचार करेगा, फिर इसके बाद वस्तु कौन सी है उसे देखेगा, फिर इसके बाद चिन्ह क्या है उसके संकेतों को ढूंढेगा, फिर इसके बाद भाषा, बोलचाल की भाषा के द्वारा हम चिंतन कर सकता है बालक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है हमारा ये कह रहा है कि जो बहुविकल्पी होते हैं, चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चिंतन के प्रकार में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को, ठीक है। अब बहुविकल्पी के अंदर ही सारे चिंतन के प्रकार आ जाएंगे, ठीक है। चिंतन के प्रकार जो होता है ये सभी, ठीक है, रूढ़िवादिता होती है, अभिसारी होती है, इसके बाद अति उपयोगी होती है और यहाँ पे कह रहा शुरू कहीं से भी हो, अंत जो खत्म एक पर होगा, ठीक है। अब देखिए चिंतन के जो प्रकार हैं, बालक जो होता है चिंतन करता है, शुरू कहीं से भी आप प्रश्न उसको रखिए, कोई भी समस्या कहीं से भी रखिए, लेकिन खत्म बालक एक ही जगह से करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए चिंतन के जो प्रकार हैं हमारे, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न में आप कोई भी वर्ड पूछेंगे लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है, अभिसारी होगा, ठीक है। और रूढ़िवादिता भी हो सकती है, यानी आप बहुविकल्पी में आप बालक, 2 बालक हैं, एक के समय आप एक से आपको लगाव है, एक से आपको लगाव नहीं है, तो पहले बालक
से आप पूछेंगे कि बताइए भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो कहेगा दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली बताएगा। और दूसरे से पूछ देंगे कि आप बताइए पुलिस का फुल फॉर्म क्या होगी, यानी जिससे जिससे आप उससे लगाव नहीं है बालक से, तो आप उससे पूछेंगे कि ये बताइए आप, ठीक है, ये बताइए कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो उसे तो आएगा नहीं, क्योंकि जो बालक जो होता है रूढ़िवादिता के अंतर्गत जिससे बालक टीचर का लगाव है, उससे तो यही पूछेगा, क्योंकि उसकी बोलचाल की भाषा में ये पता है, हमेशा शुरू से ही बताया जा रहा है कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली है। लेकिन जो पुलिस का फुल फॉर्म है, बालक जो होता है उसे, दूसरा बालक जो होता है उसे ठीक से पता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें फंस जाता है। यानी यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात हो गई, लिंग विभेदीकरण की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुविकल्पी के द्वारा आप अति उपयोगी प्रश्नों को रख सकते हैं बालक के समय, ठीक है, ताकि बालक जो होता है अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर सके, ठीक है। अभिसारी प्रश्न, आप कैसे भी प्रश्न पूछिए, ठीक है, लेकिन बालक जो होता है अपने तर्क के अनुसार आपके प्रश्नों को जवाब देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभिसारी का अर्थ क्या होता है, तो आप कहीं से भी शुरू करें, ठीक है, लेकिन खत्म एक पर ही होगा, ठीक है, कहीं से भी आप शुरू करें लेकिन खत्म एक पर ही होगा, ठीक है। चिंतन के प्रकार में आप याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुविकल्पी, इसके अनुसार रूढ़िवादिता होती है, अभिसारी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद अति उपयोगी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो तार्किक चिंतन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तार्किक चिंतन, ठीक है। अब तार्किक चिंतन के अंतर्गत क्या आता है, तार्किक चिंतन के अंतर्गत ये आता है कि बालक जो होता है हर प्रश्नों को देख कर सोच समझ कर चिंतन करता है। अब तर्क के आधार क्या होते हैं, ठीक है, पुरानी परंपरा से हट कर नया करना, ठीक है। अब तर्क के आधार में हम चिंतन जो तार्किक चिंतन होता है उसके अंतर्गत तर्क के आधार आएगा। तर्क के आधार के अंतर्गत क्या आएगा कि पुरानी परंपराओं से हटकर, यानी बालक जो होता है पहले जो पढ़ा है उससे छोड़ के जो नया कार्य आ रहा है, नए प्रश्न आ रहे हैं, उस पर अपना तर्क करेगा, सोचेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो पुरानी परंपराओं से हट के बालक जो होता है नए तर्कों के आधार पर अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तर्कों के आधार पर क्या होता है, चिंतन करना, सोच को विकसित करना, ठीक है। तर्कों के आधार पर बालक का हम चिंतन करना और सोच को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अध्यापक क्या होता है, अध्यापक का कार्य होता है कि नए तर्कों के आधार पर बालक में चिंतन की और विकसित करने की सोच को विकसित कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है चिंतन के क्या प्रकार हो सके, चिंतन के दो प्रकार होते हैं, एक तार्किक होता है, दूसरा होता है सृजनात्मक, ठीक है। अब चिंतन के दो प्रकार होते हैं, एक तार्किक होता है, एक सृजनात्मक। लेकिन तार्किक के अंतर्गत क्या आता है, बालक जो होता है तर्क करना सोचता है, तर्क करता है और सोचता है, ठीक है। लेकिन सृजनात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, तर्क के द्वारा खोज करेगा बालक, ठीक है। सृजनात्मक के अंतर्गत आएगा कि तर्क के द्वारा बालक खोज करेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो चिंतन के जो तार्किक चिंतन है इसके अंतर्गत तर्क के आधार पर बालक पुरानी परंपराओं को से हट के नए परंपराओं के अनुसार तर्क करता है, ठीक है। तार्कों के आधार क्या होते हैं, चिंतन करना, सोच को विकसित करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिंतन के प्रकार पूछा है, तो चिंतन के दो प्रकार होते हैं, एक तार्किक होता है, एक सृजनात्मक होता है। तार्किक में आएगा आपका तर्क करना, सोचना, और यहाँ पे आएगा सृजनात्मक में आएगा तर्क के द्वारा खोज करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला हमारा। यहाँ कर रहा है देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के समझ यहाँ पे व्याख्या भी रख दिया गया है, तार्किक चिंतन, ठीक है। तार्किक चिंतन होता है क्या है, तार्किक चिंतन के द्वारा बालक अपनी सोच को एक दिशा प्रदान करता है तथा चिंतन के द्वारा बालक खोज की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह दिया ना कि तार्किक चिंतन जो होता है बालक की सोच को एक दिशा प्रदान करता है और चिंतन के द्वारा बालक जो होता है खोज की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि बालक बिना समस्या के चिंतन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर बालक के समस्या कोई भी समस्या हो, चाहे बड़ी हो कोई चाहे छोटी हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो, या फिर जैसे उसे खेल में आप उसे समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बालक है, बालक के समस्या, अगर आप एक बॉल दे रहे हैं, बालक खेल रहा है अच्छे से, अगर बालक में से जो बालक है उसकी समझ जो बॉल है उसमें से आप हवा निकाल देंगे तो बालक को दे देंगे, ठीक है। बालक को बॉल दे देंगे तो बालक देखेगा कि हवा निकल गया, पचक गया, तो अब बालक सोचेगा कि हम कैसे इसमें हवा भरें, ठीक है। तो वो बात करेगा, पंप लेकर आएगा, पंप के द्वारा उसमें हवा भरेगा, ठीक है। पंप के द्वारा हवा भरेगा, हवा भरने के बाद उसे चिपका देगा, ठीक है। तो उसमें कुछ ना तो कुछ वो चिंतन करेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापक को बालक में रुचि द्वारा तर्क करने की सोच को विकसित करना चाहिए। अध्यापक क्या होता है, अध्यापक को रुचि के माध्यम से तर्क करने की विकसित करना चाहिए, ठीक है। जैसे खेल में हमने बताया ना आपको कि एक बॉल दे दिया जाए, ठीक है, या फिर एक बैट दे दिया जाए, बॉल दे दिया जाए, बैट को तोड़ दिया जाए, बैट को अब कह दिया जाए कि इसे जोड़ के खेलो, ठीक है। तो अब बालक कैसे जोड़ के खेलेगा, ठीक है, जब तक उसे चिंतन नहीं करेगा तब तक जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यापक को जो है रुचि के माध्यम से तर्क को सोच के विकसित करना चाहिए बालकों में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो याद रखिएगा, संयम बनाए रखिएगा और सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक है।
है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूर्त चिंतन क्या होता है, वस्तु के सामने रहने पर चिंतन मूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, जैसे बालक के समस्त कोई अगर जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसके समस्त रख दिया जाए, उस पर बालक जो होता है चिंतन करता है। ठीक है, तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है। जो वस्तु सामने रहने पर चिंतन करना मूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, उदाहरण यहाँ पे दिया है कि बालक के सामने कोई वस्तु अध्यापक के द्वारा दिखाकर उस पर बालकों को अपना तर्क देने के लिए कहना मूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप एक तितली को बालक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तितली एक बालक यानी जो बटरफ्लाई है, इसको आप बालक के समक्ष रखेंगे और उसको सोचने के लिए कहेंगे कि बताइए जो तितली है इसमें कितने रंग हैं, इसके कितने पंख हैं, यानी इसकी कितनी आँख हैं, इसके कितने पैर हैं। अगर आप कह देंगे बालक के समक्ष रखकर, तो बालक जो होता है उसे सोचेगा कि हाँ दो उसके पंख हैं, दो एक साइड पंख है, दो एक साइड पंख हैं इसमें लगे हुए हैं, और दो इसके एंटीना टाइम इसके निकले हुए हैं, और चार पैर इसके हैं, और दो आँखें, यानी उस पर सोच करेगा। ठीक है, यानी उसके समस्त रख के वस्तुओं को उस पर तर्क कराना मूर्त चिंतन कराता है। अब बात करते हैं अमूर्त चिंतन। वस्तु न रहने पर चिंतन अमूर्त चिंतन कराता है। जैसे हम बात करें कि बालक को एक कहानी हम सुनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बालकों को कहानी के माध्यम से तर्क करने के लिए कहना अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, जैसे बालक को हम बता दें कि हमारे ज़माने में ये राजा थे और वो रानी थी, खूब लड़ाई होती थी। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर आप वहाँ उस ज़माने में रहते तो आप क्या करते। ठीक है, हम लड़ाई करने गए, हमने इतनों को मारा, या फिर इतना हमने जीता है। ठीक है, या फिर हमारे दादा दादी ऐसे थे, हम इनके साथ यहाँ घूमने गए। तो बालक जो होता है अमूर्त चिंतन करेगा कि अगर हम भी उस जगह रहते तो हम भी खूब घूमते, खूब मजे करते, हम अपने तरीके से वहाँ पे अच्छे से घूमते। ठीक है, तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन यानी वस्तु सामने न रहते हुए भी उस पर चिंतन करना। ठीक है, तर्क करना। ठीक है, तो ये अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन का अर्थ ये हुआ कि बालक के समस्त जो वस्तु प्रस्तुत है उसके द्वारा चिंतन करना। ठीक है, अब आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, बालक के समस्त कोई वस्तु रख कर उस पर चिंतन कराना मूर्त चिंतन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए बालकों के समस्त कोई वस्तु न रहते हुए कहानी के माध्यम से उसे तर्क के साथ जोड़ना। ठीक है, अब जान जाइए कि अमूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आज के आप लोगों को क्लास अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस करिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बच्चे कैसे सीखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। वहाँ पे बच्चे कैसे सोचते थे, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, सूझ द्वारा सीखते हैं, त्रुटियों द्वारा सीखते हैं, पूर्व ज्ञान द्वारा सीखते हैं, सक्रिय रह के सीखते हैं, खोज के द्वारा सीखते हैं, और खेल द्वारा सीखते हैं। याद रखिएगा, सूझ के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, बालक जो होता है अपने तर्कों के आधार पे के द्वारा बालक सीखता है। ठीक है, तर्क के आधार पे, यहाँ पे सूझ का तात्पर्य होगा तर्क। ठीक है, तर्क के द्वारा बालक सीखता है। ठीक है, अब त्रुटियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रुटियों की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा त्रुटियाँ जो होती हैं बच्चे त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं। यानी बालक पहले गलत करता है, फिर इसके बाद गलत करते करते कोई जो वर्ड है या फिर लिख रहा है या फिर पढ़ रहा है, पहले गलती करेगा, गलती करने के बाद फिर सीख जाता है कि हमारी ये गलती थी, अब मुझे वो दोहराना नहीं है। ठीक है, तो उसके माध्यम से यानी त्रुटियों के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक है, याद रखिएगा त्रुटियों के माध्यम से बालक सीखता है अपने तर्क के आधार पे यानी सूझ के द्वारा सीखता है। अब देखिए पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान का मतलब ये हुआ बालक के समझ से कि पूर्व अनुभव के आधार पे। पूर्व ज्ञान का मतलब पूर्व अनुभव, यानी पहले बालक ने कुछ सीखा। जैसे मान लीजिए आज कुछ बालक ने सीख लिया है, कुछ हमने उससे बता दिया कि क से कबूतर होता है। ठीक है, अब बालक जो होता है बाद में अगर घर पे जा रहा है, यानी 2-4 हफ्ते या 5 हफ्ते बाद अगर जा रहा है कहीं पे कोई पूजा की बताइए क से क्या होता है, तो बालक कहेगा करिए हमारे सर ने तो बताया था कि क से कबूतर होता है, तो वो कहेगा क से कबूतर होता है। ठीक है, तो अब कहेगा क से कबूतर आएगा, या फिर बता दिया जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर पहले थी, इस समय जो है 8,850 मीटर हो गया है। ठीक है, तो अब बालक जो होता है इसे याद कर लेगा। ठीक है, याद कर लेगा तो ये उसकी पूर्व ज्ञान हो गया। लेकिन इस समय अगर वर्तमान में पूछा जाए उसी से जोड़कर कि बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो उसे इस कथन में जोड़ेगा। ठीक है, तो उसका पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, अब देखिए सक्रिय की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सक्रिय। ठीक है, अब सक्रिय से तात्पर्य हो गया कि प्राप्त करना होता है। ठीक है, सक्रिय से ये होता है कि बालक जो होता है किसी कार्य को करने में सक्रिय यानी उत्तेजित हो। ठीक है, यानी प्राप्त करने के लिए सीख रहा हो। ठीक है, सक्रिय हो यानी करने के योग्य हो। ठीक है, अब बात कर रहा है यहाँ पे खोज क्या होता है ये जान लीजिए। किसी पर विचार
करना या खोजना, ठीक है। किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उस पर विचार करना, विचार करना ही खोज कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, विचार करना ही खोज कहलाता है। कोई वस्तु जो है उसके समक्ष रखी जाए, उस पर विचार कर रहा है यानी खोज कर रहा है उस पर। जैसे न्यूटन ने सेव को देखा, सेव जब जमीन पे गिरा, उससे पहले भी गिरा था सेव, लेकिन उसने न्यूटन ने क्या किया, उस समय सोया था बाग में, बगीचे में, और उस समय सेव गिरा, ठीक है। उसके समझ तो उसने ये सोचा कि ये सेव नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, यानी गिरते समय पेट से टूटते ये ऊपर क्यों नहीं। तब उसने खोज किया ग्रेविटी की, ठीक है। ग्रेविटी की खोज की उसने कि ये हमारे पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, जिसके कारण ये घिसता है और जो भी वस्तु गिरती है वो सीधे धरती पर गिरती है, ठीक है। अब देखिए खेल से, ठीक है, खेल खेलने में बालक बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। खेल खेलने में बालक जो होता है बहुत कुछ सीख लेता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, बालक जो होता है खेल खेल में, जैसे बालक को अगर हम खिला रहे हैं अच्छे से, बैट बॉल खिला रहे हैं, बैडमिंटन खिला रहे हैं, ठीक है। अब बालक जो होता है, अब ये खेल के माध्यम से सीख लेगा बैट बॉल में कि 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, ठीक है। 11 खिलाड़ियों में 2 अंपायर भी होते हैं, ठीक है, और 1 अंपायर रेफरी होता है जो रिप्ले करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है 1 कीपर होता है, 2 बैट्समैन होते हैं, और हमारे बाउंड्री पे अलग अलग तरीके पे व्यक्ति खड़े होते हैं जो बॉल को पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। और 1 बॉलर होता है जो फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खेल खेल में बालक ने सीख लिया। अब कहेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सूझ के द्वारा सीखते हैं। याद रखिएगा, पहला सूझ के द्वारा, दूसरे त्रुटियों के द्वारा, तीसरा पूर्व ज्ञान के द्वारा, और चौथा यहाँ पे सक्रिय रखे, यानी उसमें सक्रिय रखे, और यहाँ पे खोज के द्वारा सीखता है चौथा, और 5वां करा के खेल के माध्यम से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। खेल के द्वारा बस बालक कैसे सीखते हैं, सूझ के द्वारा, त्रुटियों के द्वारा, पूर्व ज्ञान के द्वारा, सक्रिय और खोज या फिर खेल के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे हमने आपको समझाया, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि बच्चे को प्रेरित कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को प्रेरित कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। प्रेरित करने की बात कर रहा है, बच्चों को प्रेरित कैसे करें, तो चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। बालक को पूर्व ज्ञान द्वारा, ठीक है, पूर्व ज्ञान, ये पूर्व ज्ञान कर रहा है कि बालकों को पूर्व ज्ञान यानी उसके वातावरण परिवेश से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। बालक जो होता है अपने वातावरण में क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा है, उसके माध्यम से हम बालक को उससे पूछें पहले कि आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा। उससे पूछ सकते हैं कि रास्ते में आते समय आपने पेड़ देखा है, तो बालक कहेगा कि हाँ, हमने आते हुए हम रोज देखते हैं पेड़ एक है, ठीक है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आम का पेड़ कैसा होता है, उस पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो बालक अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार ये कहेगा कि हमने देखा है कि जो पेड़ होता है उसमें पत्तियां होती हैं लंबी लंबी, और उसमें आम के पेड़ थे जो मीठे फल होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है गर्मी से लेके बरसात के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, दूसरा हमारा क्या करा है कि रुचियों के द्वारा बालक को प्रेरित किया जा सकता है। बालकों को विषय रुचिकर बनाकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो बालक को हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे पहले रुचिकर बनाएं, ठीक है। उससे संबंधित जो कैसे सीखना चाहता है उसके द्वारा हम सिखाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए करा है बालक को विषय से रुचिकर बनाकर पढ़ाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है शिक्षण विधि द्वारा, बालकों को पढ़ाते समय सरल विषय रखें, ठीक है। जो शिक्षण विधियाँ हमारी है बालकों को पढ़ाते समय सरल हो, ठीक है, जो उन्हें समझ में आए, ठीक है। सरल से तात्पर्य यही है कि जो बालक को समझ में आ जाए, ठीक है, वैसे शब्दों का हमें प्रयोग करके उनकी शिक्षण विधियों को तैयार करना चाहिए, ठीक है। जैसे बालक को हम पढ़ाते समय हमेशा उस पारिवारिक या वातावरण, उस परिवेश के साथ जोड़ के पढ़ाएं जो बालक हमेशा जानता है, ठीक है। उससे पढ़ाकर अगर उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो बालक जो होता है शिक्षण विधियों के माध्यम से अति सक्रिय होगा, ठीक है। कक्षा का वातावरण, अब देखिए प्रेरित करने की बात कहा है तो कक्षा का वातावरण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे होगा। कक्षा का वातावरण, जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, ठीक है। शांत होना चाहिए, तभी बालक जो होता है एकाग्र होकर सीख सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था प्रेरित कैसे करें, तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं, रुचियों के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं, शिक्षण विधियों द्वारा, और कक्षा का वातावरण शांत हो, ठीक है। जहाँ उसकी बैठने के स्थान है, जहाँ पे विद्यालय है वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा न हो, तो बालक जाता है ज़्यादा सक्रिय के माध्यम से सीख सकता है, सक्रिय होकर सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट करिए सभी लोग कि कैसे प्रश्न लग रहे हैं आज की आप लोगों को जो मैराथन क्लास चलाई जा रही है। एक बार कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए जल्दी से, तो आगे बढ़ रहे हैं। शेयर करिए, शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। शेयर करिए जल्दी से एक बार भाई साहब,
जल्दी से सभी लोग शेयर करिए। और आप लोग बीच बीच में कहते रहते हैं सर कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो अगर कमेंट का जवाब हम देंगे तो सोचिए अगर कोई वर्ड हमें अगर एकाएक याद आ जाए और हम आपको बताना चाहें और बीच में आपका कमेंट देखने लगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखिएगा कि बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे होता है। जिज्ञासा होता है, सृजनात्मकता के द्वारा सीखता है और खतरा मोल लेता है और मौलिकता। अब बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में होता है, सभी लोग को पता है कि बच्चा जो होता है ना बालक जो होता है एक वैज्ञानिक के रूप में होता है, ठीक है। जिज्ञासा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा, बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे देखता है बालक तो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया, ठीक है। जैसे जिज्ञासा उत्पन्न रहती है उसके बालक में, ठीक है। जिज्ञासा, बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, ठीक है। जैसे अगर टीवी बालक देख रहा है तो सोचता है कि आखिर टीवी कैसे बन रही है, ठीक है। अभी बात करेगा जैसे जिज्ञासा रहती है कि पहले जो बालक शुरू में अगर पिक्चर देखता है तो उसमें कोई हीरो या विलेन मर जाता है। याद रखिएगा जिज्ञासा उसके मन में कैसे उत्पन्न होती है कि अगर बालक पहली बार मूवी देख रहा है या फिर टीवी देख रहा है, कोई भी सीरियल देख रहा है, उसमें एक व्यक्ति मर जाता है या फिर हीरो मरता है या फिर विलेन मरता है, जब मर जाता है तो बालक जब दूसरी बार पिक्चर देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा था, अरे वो तो मर गया था, फिर कैसे आ गया। फिर इसके बाद वो पूछता है अपने जो बड़े होते हैं उससे बड़े लोग होते हैं उससे पूछता है कि आप ये बताइए कि उस तो मर गया था फिर कैसे आ गया। तो वो बताएंगे कि नहीं वो मरा नहीं था, ये काल्पनिक धारावाहिक है, ठीक है। इसमें जो इसके पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, ठीक है। सिर्फ सोच पे निर्भर करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बालक की जो जिज्ञासा हुई यहाँ पे शांत हुई, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सृजनात्मकता, नए नए विचारों का उत्पन्न होना, ठीक है। बालकों के मन में अभी हमने बताया ना कि अरे मर गया तो फिर कैसे जिंदा हो गया, नए नए विचारों का यहाँ पे उत्पन्न होना, ठीक है, बालक के अंदर, ठीक है। अब देखिए बात क्या होती है सृजनात्मकता में, बालक जो होता है कुछ ना कुछ नया करता रहता है, ठीक है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो शुरू में क्या करते हैं, कुछ खिलौने लेते हैं उसे तोड़ देते हैं, ठीक है। उसे तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद फिर उसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ना प्रारंभ करते हैं उसी समय उनके मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है। याद रखिएगा सृजनकर्ता उनका वहाँ पे सृजन करना वहाँ पे चालू हो जाता है, ठीक है। तोड़कर वो जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो समझ लीजिए बालक में सृजनात्मकता का विकास हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खतरा मोल लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए खतरा मोल लेने की बात करना, जानते हुए भी कार्य करना, ठीक है। जानते हुए भी कार्य करना, खतरा मोल रहे बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें कि आप मत जाइएगा, ठीक है। अगर पानी में अगर बालक पहली बार पानी में उतर रहा है नहाने के लिए तो आपके उनके माता पिता कहेंगे कि पानी में मत जाना, ठीक है, आप डूब जाओगे। लेकिन बालक कहता है मैं कैसे डूबूंगा, मैं तो जाऊंगा, आज जाके रहूंगा। ये हमेशा कहते हैं कि डूब जाओगे, आज जाऊंगा। जैसे ही पानी में गहरे पानी में पैर रखता है वो फिसल के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब अंदर जाता है तो डूबने लगता है बालक, ठीक है। जब डूबने लगता है बालक तो क्या करता है, जब वो बाहर बच जाता है तो कहता है हाँ सही बात पिताजी ने कहा था कि अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खतरा मोल लिया ना उसने बालक। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे मौलिकता की बात करते हैं, किसी का नकल करना यही मौलिकता होती है, ठीक है। राय देना बनी हुई वस्तुओं पर, ठीक है, यानी जो वस्तु है उस पर राय देना, ठीक है, राय मौलिकता कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का नकल करना ये भी मौलिकता कहलाएगा और राय देना बनी हुई वस्तुओं पे, ठीक है, बनी हुई वस्तुओं पे राय अपनी देना ये भी मौलिकता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा जो होता है वैज्ञानिक के रूप में कैसे होता है, जिज्ञासा के द्वारा, मन में कोई जिज्ञासा हो, सृजनात्मकता, नए नए कार्य को करना, ठीक है, उत्पन्न होता है। और यहाँ पे जानते हुए भी खतरा मोल लेना और यहाँ पे किसी की नकल करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कर रहा है। आज की वीडियो बहुत ही लंबे होने वाले हैं तो धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को 4 से 5 नंबर मिलना श्योर है कि आप लोगों को 4 से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि बच्चा समाधान के रूप में, ठीक है, बच्चा जो होता है समस्या समाधान के रूप में कैसे होता है, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा होता है, सोच के सिद्धांत के द्वारा होता है, अनसीखी विधि के द्वारा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा बच्चा समाधान कैसे कर सकता है, ठीक है। बार बार प्रयास करना, जैसे बालक जो होता है कोई प्रयास करता है, ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो चिंपांजी बंदर था उसने बार बार प्रयास किया और लास्ट में जाके सफल हो गया। कैसे सफल हो गया, एक उसके समझ के एक पिंजड़े में जो बंदर था, चिंपांजी था, सुल्तान नामक बंदर था, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब उसके अंदर उसे रख कर एक बॉक्स उसमें रख दिया गया और एक छड़ी रख दिया गया, ठीक है, और उसके समस्त एक केला लटका दिया गया, फल लटका दिया गया, ठीक है। अब उसे भूख लगी थी जब, तो वो देखिए कैसे प्रयास करता है, ठीक है, बार बार यहाँ पे प्रयास करेगा
जाएगा, ठीक है। पहली बार डब्बा रखता है, ठीक है, उस पर चढ़ता है, ठीक है, तब नहीं पाता है। एक बार उसका त्रुटि हुई, ठीक है, गलती हुई उसके, फिर इसके बाद क्या होता है, नहीं, हाँ, बार बार वहाँ पे त्रुटि और प्रयास का होगा। और यहाँ सूझ का सिद्धांत, ठीक है, अचानक ही समस्या का समाधान हो जाना, ठीक है। यहाँ पे अचानक ही समस्या का समाधान हो जाना सूझ का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनसीखी विधि, ठीक है, अनसीखी विधि का मतलब क्या होता है, पहली बार कार्य करना फिर सीख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बालक जो, यहाँ पे देखिए सुल्तान नामक जो बंदर था, इस पे दोनों टॉपिक्स बैठता है, सूझ का सिद्धांत भी बैठता है और त्रुटि एवं प्रयास, ठीक है, ये दोनों ही बैठते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो एकाएक उस छड़ी के द्वारा जोड़कर उस फल को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे बार बार प्रयास करता है, ठीक है, तभी तो बॉक्स को ये रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा भी बालक सीख सकता है और सूझ के सिद्धांत के द्वारा भी अनसीखी यानी पहली बार करना फिर सीख लेना, ठीक है। अब देखिए हाथ में यहाँ पे देखिए आगे में हाथ डालना, यहाँ पे देखिए पहली बार अनसीखी यानी बालक जो होता है, आग जो दीपक होता है वो देखता है कि जलता है, बालक वहाँ पे टहलते टहलते जाता है और वहाँ पे क्या करता है, अपना हाथ रख देता है, ठीक है, और उसका हाथ जल जाता है, ठीक है। जब जल जाता है तो बालक सीख लेता है कि अगर दोबारा मैं वहाँ पे अपना हाथ रखूँगा तो फिर जल जाऊँगा, ठीक है। तो ये अनसीखी विधि हो गई। बच्चा समस्या समाधान के रूप में त्रुटि के और प्रयास के द्वारा भी सकता है, गलतियाँ करेगा फिर इसके बाद सीख लेगा। सूझ अचानक ही सीख लेना, ये भी हमारा समस्या समाधान होगा और अनसीखी विधि भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या करा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि अधिगम के वैकल्पिक विधि, अधिगम के वैकल्पिक विधि क्या है, ठीक है, करके सीखना। दूसरा करा है निदानात्मक उपचारात्मक, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षता आधारित, यहाँ पे कह रहा है सक्रियशीलता, ठीक है। यही होता है वैकल्पिक विधि में हमारा चार होता है, पहला करके सीखना, दूसरा निदानात्मक उपचारात्मक और तीसरा कह रहा है कि दक्षता आधारित और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे सक्रियशीलता, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि करके सीखना, करके सीखने में अस्थायी ज्ञान होता है। अगर आप कोई वस्तु को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं और बाद में जो होता है आप कहीं चले गए और आपसे कहा गया कि ये कार्य आप कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे बाइक बना रहे हैं, ठीक है, बाइक बनाते हैं आप, फिर इसके बाद आप बाइक बनाना छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ दिए, फिर इसके बाद आप कहीं गए, आपको कह दिया गया कि आप इसे बनाइए, तो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, पहले कर चुके हैं, तो ये आपका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, फिर इसके बाद आप आसानी से उस कार्य को कर लेंगे। अब निदानात्मक उपचारात्मक क्या होता है, बालक की समस्याओं को जानकर उसका निवारण करना, ठीक है। निदानात्मक मिस होता है, उपचारात्मक, ठीक है, निदान करना मिस होता है उसकी समस्या को, कठिनाई को जानना और उपचार करना, ठीक है, उसकी दूर करना, ठीक है। बालक की जो समस्या है पहले उसके उपचार करेंगे, निदान करेंगे, ठीक है। निदानात्मक का अर्थ ही होता है उपचारात्मक, ठीक है। बालक की समस्या क्या है, उसको निदानात्मक के माध्यम से उसका समस्या का समाधान करना, ठीक है। बालक का पहले निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करते समय ये देखेंगे कि कौन से बालक की क्या त्रुटियां हैं, उसे हम पहचानेंगे, फिर इसकी जो समस्या उसकी है निदानात्मक के द्वारा हम उसे उपचारात्मक कार्य के द्वारा हम उसे ठीक करेंगे, ठीक है। अब दक्षता आधारित क्या होता है, बेहतर बनना। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति किसी वस्तु में निपुण हो जाता है, ठीक है। दक्षता यानी किसी वस्तु में, कोई वस्तु है, कोई ज्ञान है, उसमें आपका निपुण हो जाना, ठीक है। जैसे बालक जो होता है पहले उसे क ख ग नहीं आता है, क ख ग पढ़ता है, ABCD नहीं आता, ABCD पढ़ता है, फिर 1 2 नहीं आता है, 1 2 पढ़ता है, फिर इसके बाद जो होता है वो उसे जोड़ गुड़ा घटाना भाग नहीं आता है, किताब पढ़ना नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो बालक जो होता है उसमें निपुण हो जाता है, उसे संख्या का ज्ञान भी हो जाता है, अक्षर का भी ज्ञान हो जाता है, फिर इसके बाद जो होता है ABCD का सभी का ज्ञान होता है। तो बालक जो होता है सभी का ज्ञान हो गया तो उसमें निपुण हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहलाता है हमारा यहाँ पे दक्षता आधारित ज्ञान, ठीक है। अब सक्रियशील, कक्षा में बालक एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहना चाहिए, ठीक है। जो बालक होता है, किसी बालक और जो अध्यापक होता है, अध्यापक को बालक के प्रति सिखाने के लिए सक्रिय होना चाहिए और जो बालक है उसे टीचर के अनुरूप ढलने के लिए सक्रिय होना चाहिए। उसके वाणियों, उसके जो द्वारा पढ़ाई, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान को सीखने के लिए एकदम सक्रिय रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विधि में क्या आएगा, करके सीखना आएगा, निदानात्मक आएगा, दक्षता आएगा और सक्रियशील, ठीक है। करके सीखने में बार बार प्रयास करेगा, निदानात्मक में क्या होगा, बालकों का निदान करना, ठीक है, उसकी समस्या का समाधान करना, दक्षता यानी किसी भी चीज़ में निपुणता प्राप्त करना, सक्रियशीलता यानी उसमें सक्रिय रहना, ठीक है, आपका उसमें एकदम ध्यान केंद्रित रहना कि हमें ये सीखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे संवेग।
यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टैग लगा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण का। तो जान लेते हैं महत्वपूर्ण में क्या है। संवेग जो होता है क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। संवेग होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग के पहले अंतर्गत क्या आता है, फिर इसके बाद हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए संवेग के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। संवेग के द्वारा बालक में संवेद या व्यक्ति में परिवर्तनशीलता आ जाती है, ठीक है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा करा है शारीरिक में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा करा है कि सकारात्मक और नकारात्मक भी संवेग हो सकता है, और यहाँ पे करा है स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे देखिए कि संवेग के द्वारा जो आते हैं परिवर्तनशील कैसे होते हैं, ठीक है। बालक जो होता है संवेग यानी क्रोध हो गया, भय हो गया, या फिर उसकी जो निष्ठा हो गई, ठीक है, या फिर प्रेम लगाव जो भी आ गया उसके द्वारा बालक में परिवर्तन आ जाता है। अगर बालक अधिक क्रोध करता है तो बालक का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। उसके देखिए परिवर्तन हो गया उसमें, ठीक है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, क्रोधित रहना, या फिर हमेशा सबसे झगड़ा करना, या फिर उसकी जो बनावट है संवेग के द्वारा उसकी जो उसकी गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन आ जाना, शारीरिक परिवर्तन भी हो सकता है। संवेग के द्वारा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक बालक जो होता है अच्छे कर्म भी कर सकता है, और नकारात्मक यानी बुरा कर्म भी कर सकता है, ठीक है। स्थानांतरण यानी बालक में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी संवेग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। याद रखिएगा संवेग के द्वारा परिवर्तनशील होता है बालक में, फिर इसके शारीरिक में भी परिवर्तनशील होता है, नकारात्मक सकारात्मक भी संवेग हो सकता है, और यहाँ पे करा है स्थानांतरण भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। संवेग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके द्वारा बालक में परिवर्तनशील होता है, सकारात्मक नकारात्मक उसकी सोच है, उसकी जो बोलो चाल की भाषा है वो भी बदल सकती है या फिर अच्छी हो सकती है, शारीरिक बदलाव होता है, और स्थानांतरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। ये तो उससे भी महत्वपूर्ण आ गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। निजी कारक हो सकते हैं, बाह्य कारक। निजी कारक से तात्पर्य आपकी ये है कि आपकी जो शारीरिक शरीर के अंदर है, यानी आपके अंदर जो स्वभाव है उस पर हो गया। बाह्य कारक जो आपकी वातावरण है, आपसे आपके जो बाहरी कारक है उससे संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, निजी कारक पहले हम जान लेते हैं। निजी कारक में क्या होता है, आपकी क्षमता, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, तत्परता और थकान, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बाह्य कारक में क्या आ जाएगा, विषय वस्तु, शिक्षा आ जाएगा, वातावरण आ जाएगा, प्रश्न और उद्दीपक, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, तीनों चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि निजी कारक के अंतर्गत जो बालक में अधिगम का प्रभावित करता है, क्षमता, आपकी योग्यता क्या है वो भी आपको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। आपकी योग्यता 2 रोटी खाने की है, आप 4 रोटी खाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी योग्यता जो होती है ये भी आपको प्रभावित करता है, क्षमता जो होती है। अब बुद्धि, आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी विकसित है, ये भी निर्भर करती है आपको अधिगम के प्रभावित करने का एक कारण हो सकता है, ठीक है। अब रुचि यानी आपकी लगाव कितना है किसी वस्तु में, ठीक है, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। प्रेरणा, आपको कितनी प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, सकारात्मक मिल रही है या फिर नकारात्मक मिल रही है, ये भी अधिगम को प्रभावित कर सकता है। तत्परता, आप कितने तत्पर हैं कार्य करने के लिए, ठीक है। और थकान जो होती है आपकी, जो होती है रुकावट, बाधा होती है, ठीक है। याद रखिएगा जो थकान होती है बाधा से तत्पर रखता है। अधिक कार्य करने के द्वारा आप थकान महसूस करते हैं तो फिर भी उसके अनुरूप आप कार्य करते जा रहे हैं, तो ये भी अधिगम को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। वाह्य कारक में क्या आता है, विषय वस्तु जो होता है कठोर कितना या फिर सरल है, ठीक है, वो भी आपको प्रभावित कर सकता है। शिक्षा का स्वरूप कैसा है, ठीक है, बालक में अधिगम के प्रभावित करने के शिक्षा का स्वरूप कैसा, यानी आपका कठोर रवैया है या फिर जो है आपका नॉर्मल है, ठीक है। यानी बालकों के प्रति आपके शिक्षा का स्वभाव इतना अच्छा बना दिया जाए ताकि वो सीख सके अच्छे से, ठीक है। वातावरण, जहाँ वो पढ़ रहा है बालक या फिर जहाँ रह रहा है उसका वातावरण कैसा है, दूषित वातावरण है या फिर स्वच्छ वातावरण है, या फिर उसका माहौल जो है एकदम गतिविधि आधारित है या फिर सक्रिय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछने का तरीका भी बालकों को वो प्रभावित कर, उद्दीपक, ठीक है, यानी जो आपके समस्त प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, किसी वस्तु से आप प्रभावित हो रहे हैं उसके माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। निजी कारक में क्षमता, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, तत्परता और यहाँ पे थकान। और बाह्य कारक में आपका आएगा विषय वस्तु, शिक्षा, वातावरण, प्रश्न और उद्दीपक, ठीक है। याद रखिएगा इतना महत्वपूर्ण यह प्रश्न आप याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है, प्रश्नों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे
आप प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको हर प्रश्न को टॉपिक को एकदम समाहित कर दिया गया है, ठीक है, एकदम छोटे से एकदम वीडियो में एकदम समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बाह्य और निजी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह क्या हो सकता है? व्यक्तिकरण, ठीक है, व्यक्तिकरण होता है, व्यक्तिकरण के द्वारा लड़की और लड़कों का पक्षपात करना, ठीक है, व्यक्तिकरण यानी देखिए व्यक्तिकरण किसे कहा जाता है? जो बालक होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा ही जो पक्षपात किया जाता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिकरण, ठीक है, लड़की और लड़कों में पक्षपात करना, ठीक है। अब देखिए किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिवार विद्यालय समाज देश आज भी लड़कियों और लड़कों को पक्षपात की भूमिका से बनी हुई है, ठीक है, जिसके कारण मनुष्यों को सोच नज़रिया हमेशा ही अलग रहा है, ठीक है। तुलनात्मक कार्य करते रहना और हमें दोनों के बीच अंतर समाप्त करना चाहिए, तभी समानता का पक्षपात मजबूत होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बालक और बालिकाओं के जो मध्य दूरियां हैं उसे कम करना, ठीक है, यानी यहाँ पे सभी को एक समान रूप से कार्य के लिए सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है, यही लिंग पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करना, पक्षपात करना, यही होता है हमारा लिंग पूर्वाग्रह। ये किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिकरण के अंतर्गत है, यानी जो मनुष्य हैं उनकी सोच के कार्यों पर निर्भर करता है कि ये लड़की या लड़कियां हैं, या ये कार्य लड़का नहीं कर सकता, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? अधिगम के लिए अधिगम का आकलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम के लिए अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए हमने अलग कर दिया है, अधिगम का आकलन अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए बात कर रहा है कि अधिगम के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए पहले बात तो आप ये यहाँ समझ लिए, पढ़ाने से पहले बच्चों का अनुभव जानना, ठीक है। अधिगम के लिए क्या होता है? पहले पढ़ाने से पहले बालकों का क्या होता है? अनुभव जान लेना कि बालक कितना सीखा है, ठीक है। अब देखिए उसके अंतर्गत क्या आता है? रुचि आती है, क्षमता आता है, पूर्व ज्ञान आता है, राय आती है, तत्परता, ठीक है। अब रुचि के अंतर्गत बच्चे की रुचि क्या है? अधिगम को पढ़ाते समय बालकों में ये जान लेना जरूरी है कि उनकी रुचि किस में आज है, यानी हर रोज़ टॉपिक्स को बदल के पढ़ाना चाहिए, बच्चों के अनुरूप पढ़ाना चाहिए, ठीक। आज देखते हैं कि बालक कैसे पढ़ना चाहता है। बालक कहेगा कि हम आज सर पर्यावरण पे पढ़ना चाहते हैं, आज उनकी रुचि जो है पर्यावरण पे है, या फिर कहेंगे कि सर हमें ये बताइए सामाजिक गतिविधियाँ कैसे होती हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। क्षमता यानी उनकी योग्यता कितनी है, ठीक है, उनकी जो स्टोर करने की क्षमता जितनी है, बालक स्तर कौन से स्तर पे बालक है, ठीक है, बालक किस स्तर पे है उसके अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और पूर्व ज्ञान, बालक के पूर्व ज्ञान यानी उसके वातावरण में जो सम्मिलित घटनाएं घटित हो रही हैं उसके अनुरूप बालक को पूर्व ज्ञान के साथ पढ़ा के जोड़ के हमें पढ़ाना चाहिए। राय, बच्चे की राय क्या है, यानी उसे जानना जरूरी होता है, ठीक है। बच्चे को अपनी राय कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं पढ़ाने से पहले, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे जो होते हैं कितना सक्रिय हैं, ठीक है। यहाँ पे तत्पर से बच्चे के विषय में तत्पर होना, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं आपके विषय जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितना तत्पर हैं, ठीक है। अगर तत्पर नहीं है तो उन्हें रुचिकर बनाना चाहिए, ठीक है, पढ़ाते समय रुचिकर, ठीक है। याद रखिएगा अधिगम के लिए जो होता है, अधिगम के लिए अधिगम का आकलन क्या होता है? अधिगम के लिए में आ जाएगा पढ़ने से पढ़ाने से पूर्व बालकों की जो रुचियाँ हैं, क्षमता है, पूर्व ज्ञान है, राय है, तत्पर है, उसे जान लेना चाहिए, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए कह रहा है अधिगम का आकलन, ठीक है। अब अधिगम का आकलन कब होता है? अधिगम के लिए वहाँ था, यानी सीखने से पहले क्या करना चाहिए? बालकों का राय लेना चाहिए, रुचि लेना चाहिए, तत्पर कितना है, उनका पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अधिगम का आकलन कब होता है? अधिगम का आकलन जो होता है पढ़ाने के बाद होता है, ठीक है, पढ़ाने के बाद आकलन करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन होता है, सुधार होता है, प्रतिपुष्टि। अब देखिए अगर बालक को हम पढ़ा देंगे कोई वस्तु या कोई पाठ पढ़ा देंगे, ठीक है, बता देंगे, तो उसके बाद मूल्यांकन परीक्षा के बाद होता है, ठीक है। मूल्यांकन जो होता है परीक्षा के बाद होता है, ठीक है। अगर हम पढ़ा दिए फिर उनका हम टेस्ट ले लिए, टेस्ट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सुधार, पढ़ाने के बाद उनकी कमी क्या है, परीक्षा के बाद उनकी कमी क्या है, उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रतिपुष्टि शिक्षक बालक दोनों की कमी क्या है, ठीक है। प्रतिपुष्टि का अर्थ ये हुआ कि बालक और शिक्षक का क्या वहाँ पे कमी है, कि यहाँ पे देखिए बालक या शिक्षक का तात्पर्य है कि उनके पढ़ाने में कौन सी कमी रह गई। अब यहाँ पे कह रहा है बालक की कमी क्या है, बालक
की कमी क्या है, यानी उसका कहीं उसका जो पढ़ा रहे हैं उसका स्तर कहीं अधिक तो नहीं है कि बालक नहीं सीख पा रहा है, या फिर बालक की हमें स्तर के अनुरूप पढ़ाना चाहिए। और शिक्षक जो होता है उसका भी स्तर जानना जरूरी है कि वो पढ़ाने में कितना अच्छा प्रतिपुष्ट होता है, यानी कितना अच्छे से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन होगा यहाँ पे पढ़ाने के बाद होगा, मूल्यांकन के द्वारा सुधार किया जाता है और प्रतिपुष्टि उनकी कमियाँ अपनी कमियाँ क्या है उसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी जो बालक की कमियां हैं इसे शिक्षक तुरंत जान लेगा, लेकिन जो शिक्षक की कमियां हैं इसे मीटिंग में अपना राय दिया जाता है कि आपने आज कैसा पढ़ाया, कौन सा बालक नहीं सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जो शिक्षक का जो मूल्यांकन होगा वो बालकों के समझ से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बालकों के समझ होगा तो बालक क्या उनके मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा, या फिर एक ऐसा मानसिक स्थिति बन जाएगी कि ये टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो कमियाँ हैं वो उनके प्रिंसिपल या उनके अध्यापक जो हेड हैं उनके समस्त यानी मीटिंग में जो अध्यापक मीटिंग होती है उसमें रखा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कह रहा है कि बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। याद रखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत कितना है, तो 11 है। ठीक है, बहुबुद्धि का ज्ञान हार्वर्ड गार्डनर ने 11 दिए हैं। पहला करा कि भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक बुद्धि, तीसरा करा है गतिक बुद्धि, चौथा संगीती बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, और यहाँ पे कह रहा है कि अंत और यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक, और यहाँ पे कह रहा है कि अस्तित्ववादी, और यहाँ पे कह रहा है कि 10वां कह रहा है कि आध्यात्मिक, और 11वां कह रहा है कि धार्मिक। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि होता क्या है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का 11 सिद्धांत दिया था। कितना दिया था, 11 सिद्धांत दिया था। अब जान लेते हैं 11 सिद्धांत कौन को, तो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है, भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कौन आता है, कवि आता है। याद रखिएगा कवि आता है। ठीक है, भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कवि आता है, और तार्किक बुद्धि के अंतर्गत वकील आता है। ठीक है, वकील आता है। याद रखिएगा भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कवि आता है, तार्किक बुद्धि के अंतर्गत वकील आता है। ठीक है, और यहाँ पे गतिक बुद्धि के अंतर्गत गणितज्ञ आते हैं। ठीक है, गणितज्ञ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे गणितज्ञ होगा, और संगीती बुद्धि के अंतर्गत जो आपके जैसे जो गायक हैं वो आ जाए, जैसे लता मंगेशकर हो गए। ठीक है, अरिजीत सिंह हो गए। ठीक है, और स्थानिक बुद्धि में कौन आएगा, याद रखिएगा जो आपके मिस्त्री होते हैं। ठीक है, मिस्त्री लोग होते हैं वो। अंतर्व्यक्तित्व का तात्पर्य ये होगा कि सेल्समैन। ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व का तात्पर्य सेल्समैन से हो गया, यानी जो आपके एजेंट आते हैं कहते हैं कि वो उनकी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होती है, आपको इतना भरमा देंगे कि आप वो उस उनके प्रोजेक्ट को खरीदने में एकदम तत्पर हो जाएंगे। ठीक है, सोचेंगे कि हम खरीद लेंगे, जैसे LIC एजेंट। ठीक है, LIC एजेंट हो गया, जीवन बीमा हो गया, आपको इतना भरमा देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ हम खरीद लेंगे। इतना भरमा देंगे जैसे कहेंगे कि आप अगर रास्ते में जा रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप अगर पॉलिसी अपनाए रहेंगे तो आपके बच्चों को मिल जाएगा। आपको इतना भ्रमित कर देते हैं कि आप उसकी पॉलिसी को अपना ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अंत। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खुद को डाल लेना। ठीक है, अंत का तात्पर्य खुद को डाल लेना। ठीक है, यानी खुद का डाल लेना यानी किसी मुश्किल में डाल लेना। ठीक है, यानी आपको मुश्किल घड़ियों में डाल लेना, और वहाँ पे आप सफल हो जाते हैं तो अच्छी बातें नहीं होते हैं तो आप फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि का तात्पर्य ये होता है कि जो प्रकृतिवाद हैं यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो पर्यावरण से विधि हैं यानी जो पर्यावरण से तात्पर्य रखते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय हो गए उनसे तात्पर्य रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करा अस्तित्ववादी। ठीक है, अस्तित्ववादी का तात्पर्य ये हो गया आपका कि जो धार्मिक क्रियाएं और अस्तित्ववादी यानी आपके अस्तित्व से संबंधित रखते हैं। ठीक है, जैसे माली यहाँ पे देखिए प्रकृति में क्या कौन आएगा, माली आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपनी रक्षा करने, अस्तित्ववादी में अपनी रक्षा करने के जो हमारे सैनिक आ गए वो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आध्यात्मिक और धार्मिक का तात्पर्य आप लोगों का यहाँ पे मौलवी से हो जाएंगे और पुजारियों से हो जाएगा, पंडितों से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किस पे दिया था, यहाँ पे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक और अंतर्व्यक्तित्व अंत, और यहाँ पे प्राकृतिक और अस्तित्ववाद और धार्मिक और अधार्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक और धार्मिक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या करा है। यहाँ पे देखिए समावेशी
इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि समावेशी जो होते हैं उसे हम कैसे पहचान लेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे, ठीक है। समावेशी में क्या होता है, हर व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है, सभी के अनुसार कार्य होना चाहिए और कक्षा में समान सबको दर्जा देना चाहिए, ठीक है। समाज से यहाँ पे देखिए जो सही कथन हमारा आएगा प्रश्न में, हमें हर व्यक्ति को समान रूप से रखना है, ठीक है। समावेशी कक्षा में समान रूप से सभी को रखना है, सभी बालकों को रखना है, सभी व्यक्तियों को रखना है, सभी के अनुसार कार्य करना है, ठीक है। यहाँ पे कक्षा में समान करना, समान हो, ठीक है, सब कक्षा में सभी को समान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गलत हमारा नेगेटिव वर्ड जो होता है समानता, यानी सभी को समानता नहीं देना, वीआईपी को केवल समानता देना और अलग अलग व्यवस्था करना, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। याद रखिएगा सकारात्मक नकारात्मक यहाँ पे सही कौन सा है पहचानने का और कौन सा गलत है, तो हर व्यक्ति को सम्मिलित करेंगे, सभी के अनुसार कार्य करेंगे, कक्षा में समान रूप से सबको सहभागिता करेंगे और समानता, यहाँ पे समानता यानी तुलना करने की बात कर रहा है, हर दूसरे में तुलना करेंगे, वीआईपी को महत्व देंगे, जो वीआईपी यानी जो एकदम अच्छे घराने से आता है या फिर अच्छे उनकी पहुँच है उनको महत्व देंगे और अलग अलग व्यवस्था करनी नहीं, सबको कक्षा में समान व्यवस्था करेंगे, सभी के अनुसार कार्य करेंगे और हर व्यक्ति का समान हो, हर व्यक्ति समान हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिक के माध्यम से यही पहचाना गया है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, प्रश्न में आप लोग पहचान लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता क्षमता, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अधिगम निर्योग्यता या फिर कह सकते हैं अक्षमता, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब डिसलेक्सिया की बात कर रहा है कि पठन संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया क्या होती है, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया में से होती है पठन विकार, यानी पढ़ने से तात्पर्य होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया का अर्थ हो गया लिखने से, ठीक है। डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया का अर्थ होता है गणितीय विकार, ठीक है। याद रखिएगा गणितीय विकार से होगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया में से होता है पठन विकार, डिसग्राफिया में से होता है लेखन विकार और यहाँ पे कह रहा है डिसकैलकुलिया यानी गणितीय। अब आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा जहाँ पे आप लोगों को लेक्सिया दे दिया, डिसलेक्सिया दे दिया, याद रखिएगा कि पठन, यहाँ पे तीनों में से आप लोग याद रखिएगा पठन विकार, लेखन विकार और गणितीय विकार में क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा दो बस आप लोगों को याद करना है, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। कैलकुलिया यानी गणना करना, याद रखिएगा गणना करना, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिया, ग्राफ में से आप समझ लीजिएगा कि लिखने से आ रहा है, ठीक है। अब आप दोनों लोग यहाँ पे देखिए दो हमने पता कर लिया कि ग्राफ में से हमें जो बनाना है यानी बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा तो हमारा लेखन हो जाएगा, और कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करने से हमारा गणित हो गया, तो तीसरा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिसलेक्सिया पठन विकार से आप लोगों के समझ से प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और हैं उसे भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम अक्षमता में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डिस्प्रेक्सिया सूक्ष्म गति होता है, ठीक है। सूक्ष्म डिस्प्रेक्सिया जो होता है सूक्ष्म गतिक होता है, ठीक है। जो डिस्प्रेक्सिया होता है ये सूक्ष्म गतिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि डिसमेसिया, ठीक है, डिसमेक्सिया कर रहा है, डिसमेसिया कर रहा है याद करने में बाधा करने, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बालक में याद करने की बाधा उत्पन्न होती है, ये किस अक्षमता को दर्शाता है, तो आप कहेंगे डिसमेसिया, ठीक है, डिसमेसिया, ठीक है। अब बात कर रहा है बालक हर बार में तुलना करता है, हर बात में तुलना करता है, तो ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे डिसमोर्फिया, ठीक है, डिसमोर्फिया, ठीक है। याद रखिएगा कि डिसमोर्फिया में बालक जो होता है तुलना करता है, ठीक है, याद रखिए। और याद रखिएगा आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए ये तीनों अक्षमता जो यहाँ पे है पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय, ठीक है। याद रखिएगा अगर पठन विकार भी बालक में है और गणितीकरण भी है और पढ़ने से और उसको जो होता है लिखने से, पढ़ने से और देखने से, ठीक है, जो भी होता है उसका ये तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। तीनों अगर सम्मिलित हो जाएगा तो उसका यही होगा सूक्ष्म गतिक, यानी तीनों सम्मिलित है तो डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि पठन से भी, लेखन से, पढ़ने से, लिखने से और गणना करने में अगर बालक में कोई अक्षमता आ रही है, अगर तीनों प्रश्न में दे दिया जाए तो आप कहेंगे डिस्प्रेक्सिया उसको हो गया। आपके लिए एक प्रश्न है, इसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा है बुलेरिया, बुलेरिया मीन्स होता क्या है, आप इसका प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो आपने पढ़ा कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और फिर डिस्प्रेक्सिया, डिसमेसिया और यहाँ पे कह रहा है कि डिसमोर्फिया, ठीक है, तुलना करना। यहाँ पे बताइए कि इसका तात्पर्य यहाँ पे बुलेरिया जो होता है इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा। तो हम बता रहे हैं जो बुलेरिया होता है ये खाता बहुत है, बालक जो होता है अधिक खाता है, व्यक्ति जो होता है अधिक खाता है, यानी खाते रहता है, हमेशा खाता रहता है, तो उसका अर्थ होगा बुलेरिया उसको हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा।
अब यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि बालक जो होता है, यहाँ पे देखिए अच्छे परीक्षा के गुण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अच्छे परीक्षा के गुण। जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अच्छे प्रश्नों के गुण क्या होते हैं। अच्छे प्रश्नों के गुण में आएंगे आपके वैधता, दूसरा आएगा विश्वसनीयता आएगा, तो और तीसरा आएगा वस्तुनिष्ठता, और चौथा आएगा व्यवहारिता, और पांचवा आ जाएगा हमारा व्यापकता। ठीक है, यहाँ पे व्यापकता आएगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न परीक्षा के गुण यही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे परीक्षा के गुण यही होते हैं। ठीक है, आपका वैधता होना चाहिए, वैध होना चाहिए, एकदम अच्छे होना चाहिए। विश्वसनीयता, प्रश्न कितने सटीक आप बनाते हैं। वस्तुनिष्ठता, किस पे बना रहे हैं। व्यवहारिता यानी किस पे आधार है। व्यापकता, कितना सटीक है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न के गुण जो होते हैं यही आपके 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिता, व्यापकता। याद रखिए, क्रम से याद रख लीजिएगा आप, क्रम से याद रखिएगा इन प्रश्नों को, क्रम से। अच्छे प्रश्नों के गुण कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा। प्रश्न में कोई भी पूछ दिया जाए आप तुरंत इस प्रश्नों को याद रहेगा तो आप तुरंत प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे पे हमने बात किया। जीन पियाजे और वाइगोस्की में क्या कहा है जीन पियाजे और क्या कहा है वाइगोस्की ने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या कहा है जीन पियाजे ने और क्या कहा है यहाँ पे वाइगोस्की ने। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा, जीन पियाजे ने भाषा पे दिया, विचार पे दिया है अपना मत, और वाइगोस्की ने भाषा पे दिया है। याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने विचार पे अपना मत दिया है, वाइगोस्की ने समाज पे दिया है। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा है कि बालक में सर्वप्रथम विचार आता है, फिर इसके बाद भाषा आता है। ठीक है, और इसके बाद अहम केंद्रीय पे बल दिया है और खुद से बालक सीखते हैं। ठीक है, बालक में जो होता है पहले विचार आता है। जिन पियाजे ने कहा है कि बालक, देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिन पियाजे ने विचार पे अपना मत दिया है। विचार, बालक में पहले विचार आता है। जिन पियाजे ने कहा कि जिन पियाजे के अनुसार जिन पियाजे ने अपने बालकों पे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अपने बालकों पे किया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जिन पियाजे ने पहले कहा कि बालक में विचार आता है, बालक के अंदर अहम केंद्रित हो जाता है, अहम केंद्रित का खुद की अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का क्रम जारी होता है और खुद से सीखते हैं बालक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वाइगोत्स्की ने कहा है समाज पे दिया है। याद रखिएगा जिन पियाजे ने विचार पे अपना मत दिया है और वाइगोत्स्की ने यहाँ पे समाज पे दिया है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक में सर्वप्रथम भाषा का विकास होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपने कार्यों को दिशा देना, फिर इसके बाद समाज से सीखता है। ठीक है, बालक के अंदर जो होता है पहले भाषा आता है, बालक अपने कार्यों को दिशा देना सीख जाता है, फिर इसके बाद कहता है कि समाज से बालक सीखते हैं। ठीक है, बालक जो होते हैं अपने आसपास में रह के अपने वातावरण में जो व्यक्ति हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं समाज में, वातावरण से सीखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि वाइगोस्की में केवल 3 शब्द। अब देखिए 3 शब्द दोनों में है। ठीक है, जेडपी भी है, एम की ओ भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके फोल्डिंग ठीक है, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत क्या आता है, शुरुआत में ही बता देना बालक की कठिनाई क्या है, उससे पहले ही बालक को बता देना। ठीक है, शुरुआत में ही बता देना, इसके फोल्डिंग कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जेडपी। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। जेडपीडी क्या होता है, बच्चा जो होता है, बच्चा, वयस्क और सहारा देना। ठीक है, बच्चा जो होता है किसी कार्य को सीखता है। ठीक है, बच्चा जो होता है किसी कार्य को सीखता है तो उसे वयस्क जो होता है उस कठिनाइयों को दूर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जेडपी का कार्य ये हो गया कि बालक की जो कठिनाई है उसके बीच में, ठीक है, बालक है कोई कठिनाई को प्रस्तुत हो रही है, उसकी समझ, उसकी बीच की जो गैपिंग है उसे भरना ही जेडपीडी हो जाता है। ठीक है, बालक की समस्याओं को दूर करना एक वयस्क के द्वारा, एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा ही सहारा देना होता है। ठीक है, सहारा देना। ठीक है, इसी को कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी के अंतर्गत बालक की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, बच्चे की कठिनाई जो है उसे दूर करना किसके द्वारा दूर किया जाता है, वयस्क द्वारा तो किया जाता है। और वयस्क अगर उसको दूर करता है तो क्या कहलाता है, सहारा देना कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, जेडपीडी में बालक की जो समस्या बाद में उत्पन्न होती है वो बच्चे की समस्या को वयस्कों यानी उनसे जो ऊपर, उनसे बड़े जो हैं, उनसे ज्ञानी जो हैं, वयस्कों के द्वारा दिया जाता है। जो वयस्क उसकी जेडपीडी का कार्य भर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सहारा देना कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसको फोल्डिंग में क्या होता है, बालकों की कठिनाइयों से, यानी बालकों को शुरू में ही बता दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एम की ओ। अब एम की ओ का आप लोग फुल फॉर्म पूछेंगे तो हमने पहले ही लिख दिया है कि मोर नॉलेज अदर। ठीक है,
अधिक से अधिक जानकारी जुटाना, ठीक है। बालकों के की समझ ऐसे प्रश्न रख दिए जाएं कि बालक जो होता है उससे जुड़ी सभी प्रश्नों को प्रस्तुत करके यानी जो अपने मस्तिष्क में स्टोर कर ले, ठीक है। मोर नॉलेज अदर, ठीक है। यहाँ पे अधिक से अधिक प्रश्नों को जुटाना, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा जेडपीडी क्या होती है। जेडपीडी जो होती है बालक के खाली स्थान को भरना। बालक जो होती है किसी कार्य को कर रहा है और समस्या उत्पन्न हो गई तो वयस्कों के द्वारा बालक के जो समस्या है उसको पाटना, ठीक है, उसको ख़त्म करना, बता देना और वो बता देना उसको पाटना। जेडपीडी को भरना ही क्या कहलाता है, सरल सहारा देना कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों की ओर देखते हैं। जीन पियाजे की बात करते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अवस्थाओं के गुण, ठीक है। यहाँ पे जीन पियाजो के बालक की अवस्थाओं के गुण क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला करा है कि सक्रिय, दूसरा करा है कि वस्तु अस्थायित्व, तीसरा करा है जीववाद और चौथा करा है कह रहा है कि विलोमिता और चौथा कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि अविलोमिता और छठा कह रहा है कि संरक्षण का अभाव, ठीक है। और यहाँ पे सातवां कह रहा है संरक्षण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बन रहा है कि जीन पियाजे की अवस्थाओं के गुण कौन कौन से हैं बालक के अंदर। तो सक्रिय रहता है बालक, वस्तु अस्थायित्व हो जाता है, जीववाद हो जाता है, विलोमिता का अभाव होता है और अविलोमिता होता है और संरक्षण होता है और सातवां होता है संरक्षण। आइए इन सभी प्रश्नों पर थोड़ा थोड़ा कुछ विचार कर लिया जाए, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, सभी प्रश्नों को देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले कह रहा है सक्रियता, ठीक है। हम बात करेंगे पहले सक्रिय पे, फिर वस्तु अस्थायित्व की, फिर इसके बाद जीववाद पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीववाद की बात कर रहा है, ठीक है। जीववाद सक्रिय में क्या होता है, बच्चा जो होता है वस्तु को बिगाड़ कर बनाता है, ठीक है। सक्रिय होता है, ठीक है। बालक कोई कार्य कर रहा है या फिर कोई खिलौना है, बालक के समझ कोई खिलौना है, खिलौने को पहले बालक खेलता है सक्रिय रूप से। जब खेलता है फिर इसके बाद क्या करता है वो उसे तोड़ देता है, ठीक है। फिर इसके बाद सक्रिय हो जाता है कि नहीं मैं इसे जोड़ के कार्य करूँगा, इसे जोड़ के ही रहूँगा। तो जब उस कार्य को जोड़ता है, खिलौने को बिगाड़ देता है, फिर इसके बाद जोड़ता है तो बालक सक्रिय रहता है। सक्रिय के माध्यम से बालक जो होता है सृजनात्मकता का विकास होता है बालक में, ठीक है। अब बालक जो होता है सक्रिय कैसे हुआ, एक वस्तु लेके खेल रहा है यानी एक इसके पास बाइक है या फिर कार है, उसे वो तोड़ देता है, तोड़ने के बाद जोड़ने का प्रयास करता है तो उसमें सृजनात्मकता का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व की बात कर रहा है तो वस्तु न दिखाई देने पर भी वस्तु है, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये होगा बालक जो है पहले किसी हाथी को देखा है, ठीक है, हाथी को देख लिया है या फिर जहाज को देख लिया है या फिर किसी ट्रेन को देख लिया है, फिर इसके बाद कहीं जा रहा है, ठीक है। अब जा रहा है तो उसके मस्तिष्क में वो पहले से स्टोर हो गई, ठीक है। अब रास्ते में कहीं हाथी को देखेगा तो कहेगा अरे ये तो हाथी है, यानी वस्तु का उसमें उसके अंदर पहले से ही मानसिक में उसके मस्तिष्क में वो अस्थायी हो गया है, ठीक है। तो बालक उसे देखकर पहचान लेता है, ठीक है। अब जीववाद क्या होता है, अब देखिए जीववाद, बच्चा जो होता है खिलौने में भी जीवन को देखता है, ठीक है, तलाशता है, ठीक है। बच्चा जो होता है अगर मान लीजिए अब वो बालक कहीं देखता है कि हाथी जा रहा है, ठीक है। अब बालक को हाथी का एक खिलौना दे दिया जाए बालक के अंदर की समझ, तो बालक क्या कहेगा कि अरे मेरा हाथी डोल रहा है, मेरा हाथी। अगर बालक जो होता है या आप ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, बालक को एक खिलौना देंगे चाबी वाला, ठीक है। अब चाबी वाले खिलौने को देंगे तो बालक जो होता है उसे ऐड के उसके समस्त रख देंगे तो वो जो होता है वो ढोलक बजाता है या फिर कूदता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो सोचेगा बालक अरे इसमें तो जान है, ठीक है। ये क्या करेगा बालक जो होता है उसमें जीवन तलाशने लगता है कि हाँ इसमें भी जीवन है, ठीक है। अब बात करता है यहाँ पे कि बालक खिलौनों में जीवन समझता है, यानी बालक जो होता है जो खिलौना होता है उसमें जीवन समझने लगता है, यही जीववाद होता है, ठीक है। सक्रिय रहकर बालक जो होता है सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु न होने पर भी वस्तु को सोचता है कि हाँ वस्तु यही थी, ठीक है। अब जीववाद, वस्तु जो होता है, जीववाद जो होता है कि वस्तुओं में बालक जो होता है जीवन तलाशने लगता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि विलोमिता, ठीक है, विलोमिता का अभाव और अविलोमिता। यहाँ पे 4 और 5 दोनों ले लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है शुरुआत की स्थिति में लौट कर न आ पाना विलोमिता कहलाता है, यानी बालक जो होता है शुरुआती क्रम में लौट कर न आ पाए, ठीक है, तो वो विलोमिता कहलाता है। जब बालक जो होता है जब अविलोमिता की स्थिति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आप समझ सकते हैं कि 0 से जो होता है, 0 से जो 2 होता है,
0 से 2 वर्ष होता है बालक की जो होती है ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक सीखता है। फिर इसके बाद 2 से जो होता है 7 वर्ष जो होता है बालक जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसमें बालक जो होता है कुछ शब्दों को पहचानने लगता है और बहुत से प्रश्नों को समझाएंगे। उसकी भंडारण शक्ति जो होती है स्टोर हो जाती है। ठीक है, शुरुआती स्थिति में न लौट कर आना क्या कहलाता है, हमारा विलोमिता कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा अविलोमिता स्थिति में सक्रिय यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अविलोमिता। ठीक है, यानी तर्क करने लगता है बालक। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे संरक्षण का अभाव। संरक्षण के अभाव में क्या होता है, हमारा बदलाव होता है। ठीक है, संरक्षण के अभाव में बालक में बदलाव होता है, आकृतियों को बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे बालक पहले देखता है कि ये कौवा है, ठीक है, और फिर बाद में देखता है कोयल है। ठीक है, दोनों में अंतर करने लगता है कि हाँ ये कौवा है और ये कोयल है। कैसे अंतर करता है, आकृतियों के आधार पे बालक करता है या फिर उसके आवाज़ के माध्यम से। ठीक है, पहले देखेगा बालक जो होता है, पहले बदलाव होगा बालक में, पहले उससे देखेगा बालक जो होता है, पहले दोनों को देखेगा, पहले कहेगा कि हाँ कौवा है। ठीक है, लेकिन बदलाव कब आता है बालक में, बालक में बदलाव तब आता है जब वो बोलेगा। ठीक है, उसकी आवाज़ में जो होती है उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, कोयल जो होती है मधुर बोलता है, कौवा काँव काँव करता है, तो बालक जान जाता है कि उसकी आकृतियों में बदलाव है। ठीक है, या फिर जैसे हम मान लेंगे एक घोड़ा है और एक हाथी है। ठीक है, बालक देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ ये घोड़ा है और ये हाथी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे संरक्षण। ठीक है, संरक्षण क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, वस्तु का आकृति। ठीक है, वस्तु का आकृति परिवर्तन के बाद भी रहना। बच्चा पहचान लेता है कि पहले की वस्तु क्या थी और अब की वस्तु क्या है। यहाँ पे बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है। बालक जो होता है कि जैसे हमने बता दिया कि पहले ही आप लोगों को बताया वहाँ पे संरक्षण में कि बालक जो होता है एक घोड़ा है एक हाथी है। ठीक है, उसमें अंतर करना जान लेता है। ठीक है, अंतर करना जान लेता है, वही उसका संरक्षण कराता है। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अब भी कर लीजिए। परमा एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं श्रवण चौधरी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे देखिए परमा एजुकेशन को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। स्कीमा जो होता है हर बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, स्कीमा होता क्या है। ठीक है, हम पहले ये जान लेते हैं कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा का अर्थ होता है भंडारगृह जानकारी या स्टोर करना। ठीक है, स्कीमा का अर्थ यही होता है। ठीक है, भंडारगृह होता है, बालकों का भंडारगृह होता है, स्टोर करने की क्षमता। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति या बच्चों के द्वारा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संयोग कर रखना भंडारगृह कहलाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए ज्ञान के साथ तालमेल बिठाता है और उसका अनुकूलन करता है। अनुकूलन का मतलब होता है समायोजन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है स्कीमा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट नोट की तरफ के तहत बताया जा रहा है कि स्कीमा होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्कीमा जो होता है ये भंडारगृह होता है, किसका होता है, व्यक्ति या फिर बच्चों का। ठीक है, अब यहाँ पे स्कीमा के द्वारा अनुकूलन होता है। अनुकूलन क्या होता है, यहाँ पे देखिए आत्मसातीकरण भी हो सकता है और समायोजन भी होता है। ठीक है, आत्मसातीकरण के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जानकारी प्राप्त करना। आत्मसातीकरण यानी आत्मा यानी अपने के द्वारा, अपने खुद के द्वारा जो आपको इच्छा है वही प्रश्नों को आप पढ़ेंगे या फिर वही वस्तुओं को लेंगे जो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे समायोजन क्या कह रहा है कि पुरानी जानकारियों के आधार पे नई जानकारी का परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन करना। ठीक है, आपकी पुरानी जानकारी क्या थी उसके आधार पे नई जानकारी में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। समायोजन का एक अर्थ ये भी है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसके अनुसार ढल जाना। ठीक है, समायोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौवे और कोयल में अंतर करना बालक सीख जाता है, समायोजन कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा हमेशा पूछा जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। ये आपका पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान दोनों में पूछा जाता है प्रगतिशील शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या आता है, शिक्षा से जुड़ी, यहाँ पे शिक्षा जीवन से जुड़ी हो। दूसरा कह रहा है समस्या समाधान करने वाला हो, विद्यार्थियों के अनुरूप हो। आप यहाँ कह रहा है कि रुचि एवं प्रयास हो। और यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट विधि। अब जान लीजिए प्रोजेक्ट विधि होता क्या है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा खोज होती है और करके सीखने पे बल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
की प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो होती है बालक की जो होती है शिक्षा जो है बालक से जोड़ कर पढ़ाई जाए। ठीक है, जोड़ कर पढ़ाई जाए, उसके पर्यावरण, उसके आसपास, उसके घरेलू यानी उसकी मातृभाषा के अनुसार बालक को जो है जोड़ के पढ़ाई जाए। ठीक है, समस्या समाधान, बालक की जो समस्या है उसे दूर किया जाए पहले। ठीक है, यही शिक्षा का समाधान होता है। और विद्यार्थियों के अनुरूप बालक जो होता है कैसे सीखना चाह रहा है, कैसे सीखना चाह रहा है, उसकी रुचि क्या है। ठीक है, उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार बालकों को पढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे रुचि एवं प्रयास। ठीक है, बालक किस में रुचि ले रहा है, कौन से पाठ्य पुस्तक में, और उसका प्रयास अधिकतर किस में है। ठीक है, उसके अनुसार पढ़ाना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट विधि क्या आती है, प्रोजेक्ट विधि में आपको खोज के द्वारा पढ़ाना चाहिए और करके सीखने। करके अगर बालक सीख रहा है तो खोज अवश्य करेगा। ठीक है, अगर करके सीखेगा बालक तो अधिक से अधिक सीखेगा, खोज के माध्यम से भी सिखाना। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा। आगे यही है कि आप लोग जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के जो मैराथन क्लास चलाई गई हैं आप लोगों को कैसे लगे, और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। आप लोग अपनी संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उसमें हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के जो मैराथन क्लास चलाई गई थी सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। ठीक है, इसको नोट्स बना के रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए महामैराथन इसीलिए कहा गया था कि आज के जो बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे सभी को कंप्लीट कर लिया गया है। तो अपने राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि अगला मैराथन कैसे बनाया जाए और इससे उचित बनाया जाए। अपने राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी भाई बहनों से यही गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, लाइव चैट में मत दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और अपने भाई को ये बताइएगा कि अगली क्लास किस पे बनाई जाए, किस मैराथन क्लास पे बनाई जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अपना ख्याल रखिएगा। सीटेट बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आज के प्रश्न कैसे लगे और आपके जो आज के जो प्रश्न रखे गए थे कैसे लगे, इसे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।